हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पीटी स्पेशल सीरीज में यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 1, जिसमें कि हम बात करेंगे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज की, जिसमें कि हम देखेंगे कि ज्योग्राफी भूगोल से आपके अभी तक के जो प्रश्न आए हैं उसके क्या नेचर है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसकी डेप्थ होती है। इसका बेनिफिट आपको पीटी के लिए मिलेगा। जो भी स्टूडेंट 28 मई को होने वाला पीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो वो सभी बच्चे इस सीरीज से डेफिनेटली काफी बेनिफिट में रहेंगे। तो देखो, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें, तो आप देखेंगे कि औसतन अगर मैं 2018 की बात करूं, 18 से लेके 19, 20, 21 एंड 22 में रिसेंटली आप देखोगे कि 12 क्वेश्चंस आए। ठीक है, इसके पहले आई थिंक कभी 10 क्वेश्चन, ठीक है, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 14 क्वेश्चन एंड कभी 10 क्वेश्चन। तो ये एक तरह से एक जो क्रम है वह था। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ये देखते रहेंगे कि अगर हम 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, अच्छा 21 में जो है वह लगभग 14 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, 14 क्वेश्चन 21 में और 19 में हम देखें तो 10, 10, 12 कर लेते हैं। अब देखो, समटाइम्स आपको ये जो संख्या में यहां पर मैंने बताई है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये आपको चेंज मिल सकते हैं। उसके पीछे रीजन है, और रीजन ये है बच्चों कि समटाइम्स आप जहां देखते हैं भूगोल के प्रश्न, वहां पर कभी कभी एनवायरमेंट, जो आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी है, उसके भी क्वेश्चंस को इसमें जोड़ दिया जाता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी, ठीक है, इसके भी जो क्वेश्चंस है इसमें जोड़ दिए जाते हैं, और इसी वजह से इनकी संख्या में आपको अंतर देखने को मिल जाता है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एक बिग पोर्शन है जहां से काफी संख्या में जो प्रश्न है आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको दो बेनिफिट होने वाला है। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, एक तो क्या है इसका बेनिफिट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये पार्ट 1 है, बाकी पार्ट्स भी आपको मिलेंगे। और दूसरा है कि आपको क्वेश्चन का जो नेचर है वह समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चंस या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में देखना क्या होता है जहां से कि क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा हम इन डेप्थ एक एनालिसिस करते जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 1, और इसके पहले मैं आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू कर दूं, उसके पहले आप सिलेबस देखते हैं। ठीक है, सिलेबस देखा है, अच्छी बात है, नहीं देखा है एक बार और देख लो। ठीक है, देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लो, और अगर देखा है तो एक बार और। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सिलेबस तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो भारत और विश्व का भूगोल, अच्छा ज्यादातर हम देखेंगे कि भारत के भूगोल में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अगर हम स्पेशली भारत के भूगोल की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आप देखेंगे कि भूआकृति प्रदेश से, किस तरह की भूआकृति है, कहां पर हिमालय है, बाकी सारी चीजें भूआकृति से क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1। सेकंड हम बात करें अपवाह तंत्र, क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े आपने ये टॉपिक, अगर रिवाइज नहीं किया आपने टॉपिक, तो प्लीज रिवाइज कर लीजिए। तीसरा अगर हम देखें अपवाह तंत्र और आपका जलवायु है, ठीक है। फोर्थ हम देखें तो मृदा मिट्टी। 5 हम देखें तो जो और भी आपके इससे जुड़ते हुए सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम कृषि की बात करें, खनिज ऊर्जा संसाधनों की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति, तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि मैम कहां से कवर कर ले। तो देखो, यूपीएससी के लिए अगर आपको पीटी पर्पस से ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप एनसीईआरटी से कर ले, जो आपका क्लास 11, 12 का एनसीईआरटी है। और इसमें स्पेशली आपका जो ज्योग्राफी में आप देख लीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो बुक तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो पढ़ना ही है। ठीक है, और वैसे हम विश्व की भूगोल की बात करें तो विश्व की जलवायु, विश्व के भूआकृतिक प्रदेश, जनसंख्या, नगरीकरण, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से कि क्वेश्चंस जो है वह पूछे जाते हैं। जनसंख्या, नगरीकरण को आप आर्थिक भूगोल में भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, समुद्र विज्ञान क्या है, और मौसम और जलवायु बाकी कैसी है पूरे विश्व की, तो यहां से जो क्वेश्चंस है वे भूगोल में पूछ लिए जाते हैं। ये मेंस का है, मेंस का हम बाद में देख लेंगे, आप देखते रहिएगा इसको। अब देखो, अगर मैं कुछ और टॉपिक्स की बात करूं कि अगर हम वेटेज देखें सिंस 2011 से, अगर आपको ये दिख नहीं रहा, कोई जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स को देखने की, ठीक है, मैं आपको बता देती हूं। तो देखो, अगर हम 2011 से ये देखें कि 2011 से वेटेज जो है वह ज्यादा किन टॉपिक्स का है, कहां से ज्यादा जो क्वेश्चंस है वह पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर वही आपका अपवाह तंत्र मैं आपको बता चुकी हूं, अपवाह तंत्र। ठीक है,
अफवाह तंत्र में सारी नदी नदी तंत्र जो अफवाह तंत्र है, ठीक है, आपका पूरा जो रिवर सिस्टम है, कहां से कौन सी नदियां निकली है, क्या उसकी ट्रिब्यूटरी, सबसे ज्यादा जो एक टर्म, एक जो ट्रेंड है इसमें क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रिब्यूटरीज का है ना, कि किसकी कौन सी सहायक नदियां, काफी क्वेश्चन यहां से आते हैं। देन देखो अगर हम खनिज पदार्थों की बात करें, मिनरल्स, इनका वेटेज ज्यादा रहा है पिछले, अगर हम 10-12 सालों की बात करें। जलवायु, मिट्टी, मिट्टी से क्वेश्चन सीधे सीधे, किस मिट्टी में किसकी कमी होती है, किस अधिकता की होती है, वह कहाँ पाई जाती है। कृषि, 2020 का एक बार क्वेश्चन पेपर देखना आप, और 2020 में आप देखोगे कि केवल कृषि से आपके 8 क्वेश्चन आए हुए थे, और उसमें करंट अफेयर को भी मैं ऐड कर रही हूँ कि करंट अफेयर जैसे बायोपचार तकनीक आई या फिर नीम लेपित यूरिया की बात होती तो वहां से क्वेश्चन आता है। तो आप देखोगे कि एग्रीकल्चर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर आपको एक लाइन में इंट्रोडक्शन देना हो इंडिया के बारे में, तब आप यही तो बोलते हैं, शुरुआत यहाँ से होती है जब आप भूगोल और बाकी सारी चीजों को पढ़ते हो, इकोनॉमी को पढ़ते हो। तो यहां पर अगर कृषि प्रधान देश है तो आपको लगता है कि आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, आपको सिविल सर्वेंट बनने की इच्छा है और आप कृषि जैसी चीज को छोड़ देंगे। तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में क्या क्या नया हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साल भर का इवन तैयार कर लेना कि क्या क्या नया हुआ है। वन प्रदेश की हम बात कर लें, फॉरेस्ट की, कितने प्रकार के वन है, कहां पाए जाते हैं, किस तरीके से। प्राकृतिक वनस्पतियों की हम बात कर ले, ठीक है, वनों के प्रकार की बात कर ले, कहां पे सदाबहार, कहां पर पर्णपाती वन, कहां पर मैंग्रोव है, कहां पर किस तरह की चीजें हैं। मानव भूगोल, मानव भूगोल में आप जनसंख्या और बाकी चीजों को पढ़ते हो, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ये सारी चीजें आपके एनवायरमेंट अभी नहीं बता रही हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर हम विश्व भूगोल, ये तो भारत के भूगोल का हो गया, ठीक है, ये किसका हो गया, ये भारत के भूगोल का हो गया, इंडियन ज्योग्राफी। ये आपका इंडिया ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बता देती हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी, भूगोल, विश्व भूगोल में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी फर्स्ट देखो, 2011 से इसमें भी वेटेज हम देखते हैं कि 2011 से लगभग, अगर हम पिछले 12 वर्षों की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह से। जैसे कि अगर हम पृथ्वी की बात करें, ब्रह्मांड की बात करें, पृथ्वी, ब्रह्मांड, ठीक है, सौर मंडल, यहां से क्वेश्चंस का पूछा जाना। लैंडफॉर्म्स की बात करें, भूआकृतिक प्रदेश की बात करें, भूआकृतिक प्रदेश, ठीक है, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर है, डिफरेंट क्लाइमेट टाइप से, जलवायु के जो प्रकार है, या फिर हम जलवायु विभिन्न प्रदेश कह लें। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से बार बार जो प्रश्न है, जहां से ज्यादातर जो प्रश्न है वे पूछे गए हैं। तो देखो एक तरीका, सबसे पहले तो ये नहीं कि हम सीधे क्वेश्चन, अरे एनालिसिस तो कर लो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम आगे जाके देखेंगे कि किस, जैसे अफवाह तंत्र की अब हम बात करेंगे, आप समझ तो गए कि ये इंपॉर्टेंट है। अब अफवाह तंत्र में किस तरह के क्वेश्चन आए वो उसका एक ट्रेंड हम समझ लेंगे, ठीक है। चलो, तो हमने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने यहाँ पर कुछ जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर देखे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे फर्स्ट 2022 में जो पेपर हुआ उसमें देखो प्रश्न कैसे पूछा गया। आपको एक टेबल दे दिया गया और एक ऐसा फॉर्म है जो अगर आप 2000 के पहले के भी प्रश्न देखोगे तब भी इस तरह से प्रश्न पूछता था यूपीएससी, ठीक है। अगर 2001 से भी आप सॉल्व करोगे तब भी आपको ये पैटर्न दिख जाएगा जो कि 2022 में है। और तरीका क्या हो सकता है पूछने का, अब देखो कि जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछना है, इस तरह में क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं कि जैसे इस वाले में शिखर पूछा, पर्वत पूछा, किसी में नदी पूछ लिया, किसी में सहायक नदी पूछ लिया, तो दो इन्फॉर्मेशन आपसे ऐसे ही, तो चूंकि ज्योग्राफी में फैक्ट्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो आप उन फैक्ट्स को कैसे समझते हैं, कैसे याद करते हैं। जैसे मैपिंग की बात करें तो मैपिंग में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं, इंफॉर्मेटिव टाइप के, कि एक तरफ आपको दूसरा और दूसरी तरफ आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, उसको मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाए, तो इस बहाने आपसे एक से ज्यादा जो फैक्ट है वे जान लेते हैं। तो अब देखो इसमें एक जगह शिखर लिखे हुए, पर्वत शिखर, और दूसरा आपसे पर्वत, किस पर्वत है ना। तो देखो किस हिमालय में ये जो शिखर है वह, जैसे कि एक नामचा बरवा है, नंदा देवी है, नोकरेक है। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, और नोकरेक सिक्किम हिमालय, ठीक है। आपको बताना है कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित है। तो देखो इसके लिए आपको इस क्वेश्चन के लिए
ये क्वेश्चन कैसे बनता है? जब आपने मैपिंग की होती है, आपने मैप को देखा होता है, और ये जो मैप है वह एनसीईआरटी में है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते थे। देखो ये क्वेश्चन जानते हो कहां से था? ये था हिमालय के वर्गीकरण से। आप जब फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ोगे क्लास 11 इंडियन जो ज्योग्राफी वाला है, ठीक है, भारत के भूगोल वाला है, तो उसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगा हिमालय का वर्गीकरण। जैसे कि आप देखते हो कि उत्तरी मैदान को कैसे बांटा है, पहले थोड़ी सी चीजें समझ दो, है ना, फिर हम आगे क्वेश्चन तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक अप्रोच कि कैसे आपको इसका जो लाभ है वह आने वाले एग्जाम में भी मिल जाए। सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, हो सकता है इसकी एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, बाकी दो इन्फॉर्मेशन कहां से आएगी कोई नहीं जानता। सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छी बात है कि आप तरीका सीख जाए, और अगर आप तरीका सीख गए फ्रेंड्स, आप अपने आप भी कर लेंगे। तो यहां पर देखो कि हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं इसमें कि अगर हम हिमालय का विभाजन करें पश्चिम से पूर्व, हिमालय के विभाजन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम पश्चिम से पूर्व करते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व हम करते हैं नदी घाटियों के आधार पर, मतलब कौन सी नदी घाटियों के बीच में कौन सा हिमालय है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो नदी घाटियों के आधार पर हम करते हैं, ठीक है, नदी घाटियों के आधार पर हम जो विभाजन है वह करते हैं। और इसमें देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंधु नदी से, ठीक है। तो देखो सिंधु नदी है और सतलज नदी है, सिंधु नदी घाटी और सतलज, सिंधु और सतलज, ठीक है। इसके बीच में जो हिमालय है उस हिमालय को कहा जाता है पंजाब हिमालय, इस हिमालय को कहा जाता है कश्मीर हिमालय, ठीक है। तो कश्मीर या पंजाब हिमालय सबसे एक तरह से हम कह सकते हैं उत्तरी हिमालय हो गया, ठीक है। फिर देखो सेकंड हम इसमें कहे कि सतलज से लेके आगे काली नदी तक जो हिमालय है, सतलज से लेके आगे जो काली नदी घाटी है ना, काली नदी की जो घाटी है, इसके बीच का जो हिमालय है, इस हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड हिमालय भी कहा जाता है, गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, समझ गए? गढ़वाल हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है। तो ये सारे नाम, एक से ज्यादा नाम होते हैं। उसके बाद देखो काली से लेके अगर हम तीस्ता नदी घाटी तक की बात करें, काली से लेके तीस्ता नदी घाटी तक, तो याद रखना इसके बीच का जो हिमालय है इसको कहा जाता है नेपाल हिमालय, इसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। और देखो तीस्ता से लेके अगर हम देहांग की बात करें तो देहांग नदी के बीच का जो हिमालय है इसको कहा जाता है असम हिमालय, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? असम हिमालय। अब देखो हम सभी को पता है कि जो नामचा बरुआ है, ठीक है, जो नामचा बरवा है, नामचा बरवा या ये वो स्थान है बच्चों जहां से ब्रह्मपुत्र नदी टर्न लेती हुई जो है यू आकार में टर्न लेती हुई इंडिया में प्रवेश करती है, महाखंड गार्ज बनाती हुई इंडिया में प्रवेश करती है। तो यहाँ ये प्रवेश कहां से करे? कुमाऊं हिमालय से करे। कहां है? अरे कुमाऊं हिमालय तो ये रहा उत्तराखंड हिमालय। तो ये फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। सेकंड देखो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, ठीक है, नंदा देवी अगर फूलों की घाटी आप देखें, नंदा देवी फूलों की घाटी, सारे स्थान जो है उत्तराखंड में है। सो सेकंड जो है ये इंफॉर्मेशन सही है, फर्स्ट रॉन्ग हो गई। अब नोकरेक की बात कर रहा है सिक्किम हिमालय में, ठीक है, तो यहां पर सिक्किम होगा। नेपाल की अगर हम बात करें तो यहां पर इस नेपाल हिमालय, यहां पर सिक्किम होगा। तो नोकरेक जो है वह सिक्किम हिमालय में नहीं है बच्चों, बल्कि आपने गारो हिल्स सुना होगा, है ना, आपने गारो हिल्स सुना है। नोकरेक याद रखना कि जो गारो पहाड़ियां हैं, खासी गारो जयंतिया, जहां पर मेघालय मासिन राम जो स्थान है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा जहां पर प्राप्त होती है वो स्थान। तो अगर हम गारो हिल्स की बात करें, गारो की जो पहाड़ियां हैं इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वह नोकरेक है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाता है। आपसे पूछा था कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? आया समझ में? तो ये आपका मैंने बता दिया कि नदी घाटियों के आधार पर। तो आपको एक क्या करना है, आपके लिए होमवर्क भी साथ साथ दूंगी। देखो यूपीएससी का एग्जाम इतना छोटा तो है नहीं कि मैंने जो पढ़ा दिया किसी ने भी पढ़ा दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ लो वो आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद से मेहनत नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है कि किसी टीचर के पढ़ाने से और उसने जो पढ़ाया वही सारी आप समझ सकते हो। ये आपके साथ अच्छी चीज हो सकती है कि हाँ किसी टीचर ने अगर अच्छे से बता दिया, आपके दिमाग में चीजें बैठ गई, उससे सही तरीका बताया आपने, लेकिन अब मेहनत तो खुद ही करनी है ना। तो अगर होमवर्क नहीं दूंगी, मैप नहीं देखूंगी, केवल ये क्वेश्चन थोड़ी है, इससे जाने कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। केवल यही 3 पहाड़ियां, यही 3 शिखर है क्या? कितने शिखर है? इंपॉर्टेंट देखना। ये भी नहीं कि सारे शिखर बस केवल शिखर ही पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। तो एक बैलेंस अप्रोच रखो, ये नहीं कि केवल एक ही टॉपिक पढ़ लिया। तो यहाँ पर होमवर्क है एनसीईआरटी में आपका जो क्लास 11 का एनसीईआरटी, जितने भी आपके मैप है वो सब रट डालो। जो भी बच्चे पीटी दे रहे हैं बहुत जरूरी है।
नहीं पढ़ोगे, नहीं ऐसे ये अप्रोच रखोगे, एग्जाम्स नहीं आएंगे, नहीं निकलेगा। ज्योग्राफी कभी केवल रटने से नहीं निकलेगा, जब तक मैप नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, इम्पॉसिबल है बच्चों। अब देखो तो ये फर्स्ट हो गया, चलो आओ एक दिखा देती हूँ आपको मैप। देखो ये वाला मैप आपको याद करना है, एनसीईआरटी में बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो इसमें आपको हिमालय रेंज की जो भी पर्वत चोटियां, पर्वत शिखर है, वह सारे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका यहाँ पर कंचनजंगा है। कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि कंचनजंगा की हम बात कर ले। ठीक है, ये रहा आपका नंदा देवी, मान लीजिए प्रश्न आ गया। और देखो ये रहा आपका नामचा बरवा, जो कि 7750 फीट ऊंचा है, नामचा बरवा। ठीक है, और यहीं से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया और इस तरह से आया हुआ है कि पूर्व से पश्चिम कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों का क्रम है। तो पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर नंदा देवी। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन है बच्चों वह आए हुए हैं, इसलिए आपको ये सब देखना है। क्लियर, पढ़ लोगे? एक बार और लिख दूं, है ना, थोड़ा सा तो लगेगा कि चलो मैम ने होमवर्क दिया है। आओ सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है सियाचिन हिमनद, 2020 के पीटी में पूछा, चूंकि उस वक्त चर्चा में था, सियाचिन को लेकर काफी खबरें आ रही थी और उसके पीछे रीजन भी था कि जानते हो उस वक्त कई स्टडी हुई, कई अध्ययन हुए शुरुआत से, ऐसा नहीं है कि केवल तभी हो रहे थे। और इसमें यह कहा जाता है सियाचिन पूरे विश्व का, ना केवल इंडिया का, पूरे विश्व में अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊंचा स्थल है, लगभग 5400 मीटर की ऊंचाई पर यह है, लगभग 5400, समुद्र तल से 5400 मीटर की ऊंचाई पर है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, विश्व का सबसे ऊंचा, इसलिए भी सियाचिन जो है वो फेमस है। अब यहां पर आपसे क्या पूछा था, स्थिति जो है, लोकेशन जो है वह आपसे ये पूछा था, लोकेटेड कहाँ है, स्थिति जो है वह आपसे पूछ ली। अब स्थिति क्या पूछी, अब स्थिति पूछी, देखो कई तरीके से जो स्थिति है वह पूछी जा सकती है कि कौन किसके ईस्ट में है, वेस्ट में। सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है किसके ईस्ट वेस्ट में कौन है। ठीक है, अगर हम ये देखें तो हमेशा ये देखो इसके ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट और भी प्लेसेस है। अक्साई चीन के पूर्व में है, अब देखो यहां पर ये अक्साई चीन हो गया, अक्साई चीन के पूर्व में मतलब यहां कहीं, गलत हो गया। लेह के पूर्व में है, लेह लद्दाख की हम बात करें तो इसके पूर्व में, गलत हो गया। गिलगित के उत्तर में है, ये भी गलत हो गया। नुब्रा घाटी के उत्तर में, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम नुब्रा वैली की बात करें, ठीक है, तो यहां पर ये रहा आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद। ठीक है, सियाचिन हिमनद। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां नुब्रा वैली है, नुब्रा घाटी है। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। हम देखेंगे कि अभी जो है भारत का इस पर नियंत्रण है। पूर्व में इसकी अक्साई चीन है, ठीक है, पूर्व में इसके अक्साई चीन है, ना कि अक्साई चीन के पूर्व में सियाचिन हिमनद है। तो बस इसी तरह से आपको याद रखना है। सेकंड स्टेटमेंट, अब देखो हिमालय से फिर से क्वेश्चन आया, 2017 का ये क्वेश्चन है। 17 में पूछा कि भारत में हिमालय, अब ध्यान से सुनना इस प्रश्न को, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट 5 राज्यों में फैला हुआ है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि आखिर ये जो इसमें लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट कितना सही है। देखो अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, सिक्किम है, अरुणाचल है, सिक्किम, अरुणाचल। याद रखना कि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो हिमालय का भाग हैं। और इसके अलावा देखो कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें बच्चों, तो जो उत्तर पूर्वी पहाड़ियां कही जाती है ना, ये जो उत्तर पूर्वी पहाड़ियां हैं ये भी हिमालय का ही विस्तार मानी जाती हैं। आओ थोड़ी सी काउंटिंग कर लें, और एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि कितने राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 से प्लस
7 से ज्यादा राज्य हम कह लें। तो ऐसे में हिमालय केवल 5 राज्यों में है, ये इंफॉर्मेशन गलत हो गई। क्लियर। सेकंड देखो, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, ये केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। चलो हम इसको देखते हैं। देखो हम गुजरात से शुरू करें बच्चों, तो यहां पर ये जो वेस्टर्न घाट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, केरल, कर्नाटक, और याद रखना कि तमिलनाडु का भी जो कुछ भाग है वह इसमें शामिल है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब क्या है कि 6 से ज्यादा राज्य, 6 है ना। इसके अलावा भी हम ये नहीं कह सकते कि आंध्र या फिर बाकी जो स्टेट है उसमें कुछ, तो कुछ कुछ इसकी पहाड़ियां ऐसी है जो कि इसका विस्तार है। तो यहां पर इसमें क्या लिखा है कि केवल ये 5 राज्यों में फैला है, ये भी गलत हो गया। अब पुलिकट झील की हम बात करेंगे, हाँ ये सही है, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 जगह इसका विस्तार है। इसमें से आपसे पूछा था कौन सा सही है, आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आंध्र एंड तमिलनाडु। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहां पर क्या है, ये जो आपका वेस्टर्न घाट है और हिमालय भी हमने देख लिया, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। देखो फिर से मैच द फॉलोइंग, एक तरफ है पहाड़ियां, ये 14 का क्वेश्चन है। अब जो 14 में पूछा, सेम ट्रेंड सेम पैटर्न जो है, अरे क्या पूछेगा भाई, अलग से क्या पूछेगा, अलग से क्या ट्रेंड बना देगा, क्या ट्रेंड बना सकता है अलग से, आप खुद सोचो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई बहुत ज्यादा अलग से ट्रेंड बना दिया कि नहीं, जिस तरह से प्रश्न आए हैं, जो तरीका है प्रश्न पूछने का, उसी तरह से तो जो क्वेश्चन है वह पूछेगा। एक तरफ लिखा है कार्डमम पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मिकिर पहाड़ियां, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर, ठीक है। यहां पर इसकी जो क्षेत्र है वह लिखा हुआ है कि किस क्षेत्र में ये जो पहाड़ियां वे स्थित हैं। कार्डमम हिल्स या इलायची पहाड़ियां, कार्डमम इंग्लिश आप देखेंगे कि इलायची को ही इंग्लिश में कार्डमम जो है वह कहा जाता है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एक सेंटेंस पढ़ा होगा, अगर आपने वेस्टर्न घाट को ठीक से पढ़ा है, कि जो कार्डमम हिल्स है वह पश्चिमी घाट का ही दक्षिणतम विस्तार, मतलब सबसे दक्षिण में, पश्चिमी घाट का दक्षिणतम, दक्षिण में जो विस्तार है वह कार्डमम हिल्स तक है, ठीक है। तो यहां पर कार्डमम पहाड़ियां लिखा है कोरोमंडल तट। चलो अब मैं आपको तट बताती हूँ। कोरोमंडल तट है ना, कोंकण तट, कुछ यहां पर ऐसी आपको ये तट सुनने को मिला। अब देखो तट की हम बात करें तो मोटा मोटा क्या होता है बच्चों की, जब हम कोस्टल एरिया की बात करेंगे, जब हम कोस्टल एरिया की बात करेंगे, तटीय क्षेत्र की बात करेंगे, तटीय क्षेत्र, तो तटीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच की ये जो संकरी पट्टी है, इसको हमने कह दिया पश्चिमी तटीय, पश्चिमी तट, है ना। अब देखो ये जो तट है इसको अलग अलग बांट दिया, ऐसा थोड़ी कि इस पूरे को पश्चिम तट कह देगा, अरे भाई स्थिति अलग अलग है, हमने कह दिया कि ये वाला जो हिस्सा है ये आपका होगा काठियावाड़ तट। उसके बाद आप देखेंगे कि ये गोवा, महाराष्ट्र और ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर होगा इसको हमने कह दिया ये कोंकण तट है। फिर आप केरल वाला जो ये मालाबार तट हो गया, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपका यहाँ पर, तो ये मालाबार तट। अब देखो इसको कैसे पढ़ोगे, मालाबार तट कहां पर है, मालाबार तट कहां पर है, तो दक्षिण, अगर हम दक्षिण प्रदेशों की बात करें तो इसमें जो पश्चिमी, ठीक है, जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का दक्षिण हिस्सा, यही तो पढ़ोगे। अगर ये पश्चिमी तट है तो पश्चिमी तट का दक्षिण जो हिस्सा है उसको मालाबार तट कहेंगे। अब कोरोमंडल तट क्या है, पूर्वी तट का दक्षिणतम भाग, पूर्वी तट का उत्तर भाग जो है उसको उत्तरी सरकार जो तट है वह कहा जाता है। तो ये आपके हो गए तटीय क्षेत्रों के नाम, काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तट, ठीक है। अब उसमें ये कहा जा रहा है, अब देखो इलायची पहाड़ियां कहां पर है, इलायची की पहाड़ियों की अगर हम बात करें ये थोड़ा सा इस तरफ है, और बेसिकली ये जो इलायची या कार्डामम की पहाड़ियां हैं ये इस वेस्टर्न घाट का ही एक तरह से दक्षिणतम विस्तार है, पर इसकी जो स्थिति है ना वो मालाबार तट के ज्यादा समीप है, ना कि कोरोमंडल तट के, ना कि कोरोमंडल तट के। अब इसमें यही तो लिखा है, तो फर्स्ट रॉन्ग नहीं हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया, इससे आप केवल ए को
एलिमिनेट कर पा रहे हो, ठीक है। बाकी आपके पास बच रहे हैं। चलो और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब हम बात करते हैं कैमूर पहाड़ियों की कोंकण तट के आसपास। इन्होंने लिखा है कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट। ये सब चीजें मैप से आएंगी आपको। ये सारे जो मैप है ना, देखो ये वाले जो मैप है ना, ये आपके एनसीईआरटी, इसको देख लोगे बच्चों, इससे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। मैंने आपको तरीका बता दिया। अब देखो कैमूर की अगर हम बात करें कि जो कैमूर है ये कोंकण तट के आसपास है। और हमने देखा कि भाई कोंकण तट तो जो है वह पश्चिमी तट में, ये कोंकण रहा आपका गोवा के आसपास का जो समय जगह है। तो बच्चों यहां पर जब हम कोंकण इसकी बात करेंगे कैमूर की पहाड़, कैमूर के पठार की पहाड़ की, तो देखो कैमूर की पहाड़ियां जो हैं ये आपको याद रखना है कि एमपी, यूपी, बिहार, ठीक है, यही बता देती हूं। कैमूर की जो पहाड़ियां हैं कोंकण तट के पास नहीं है, बल्कि 400 किलोमीटर लंबा एक जो यहाँ पर एक विस्तार है इसका, कहाँ कहाँ फैली है, एमपी में, यूपी में और बिहार में, ठीक है, लगभग 400 के आसपास। तो 483 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसके दक्षिण में हम देखेंगे सोन नदी है और उत्तर में कोंकण के टोंस नदी है। तो इस तरीके से कैमूर जो है वह भी गलत हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कि महादेव पहाड़ या मध्य भारत में। चलो आओ मैप में इसको ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रहा आपका महादेव हिल्स, मध्य भारत ही तो हुआ। कहां पर है महादेव पहाड़ियां, बताओ जरा स्टेट, ठीक है। तो ये मध्य भारत में है, ठीक है, सही है, ये तो है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है वह सही है। अब हम मिकिर पहाड़ियों की बात करते हैं, तो मिकिर पहाड़ियां जो है ये पूर्वोत्तर भारत में है, ये भी सही है। देखो अगर एलिमिनेट आप इस दो को कर पाते ना, अब देखो एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगती है। एलिमिनेशन जो टेक्निक है, ऐसा नहीं है बच्चों के किसी को भी, चाहे कोई टॉपर क्यों ना हो उस साल का, उसको 100 में से 100 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आपका एक इंटेलिजेंस, एक वर्क होता है, एक गैस होता है आपको। देखो कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा जिसको कि 35 या 40% से ज्यादा पेपर जो है वह एक्यूरेट बन रहा है, एब्सोल्यूट बन रहा है। इससे ज्यादा नहीं बन सकता बच्चों। इसके बाद क्या होता है कि कोई ना कोई एक सेंटेंस, कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसमें कि आपको अपना एक जो आपने अब तक पढ़ा है उसको आपको प्रैक्टिकल, थोड़ा सा आपको एक इंटेलिजेंट जो वर्क है गैस है वह करना होता है। और इसमें आप क्या करते हो, एलिमिनेट करते हो। जैसे कि आपने एलिमिनेशन टेक्निक का आप यूज करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें आप केवल इसको गलत कर पा रहे हो, कैमूर पहाड़ियां कोंकण तट के पास नहीं। आपको पता है कि कैमूर जो है ये एमपी यूपी उस तरफ है। अरे भाई कोंकण तट कहां पर है, वहां पे उसके आसपास नहीं है। आप अगर दो को इसमें गलत कर पाए, तब आपको बाकी के अगर नहीं भी पता ना, तब भी आपका जो आंसर है वह ये आ जाएगा। तो यहां पर समटाइम्स 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है ऐसे हो जहां पर आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर पाए। हर क्वेश्चन में नहीं यूज होगी, हो सकता है कि बाकी और भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे बनाए जा सकते थे जहां पर आपको ये टेक्निक काम ना आती है ना। चलिए, तो ये हो गया, आपको देखते रहना है। देखो जैसे छोटा नागपुर का पठारी है, थोड़ा सा एक ऐसे रफ आइडिया भी रखोगे ना, मालवा प्लेट्यू है, अब कह दिया कि मालवा प्लेट्यू जो है वह मालाबार तट के आसपास है, क्या सफेद झूठ है ना। तो यहाँ पर बस यही बातें आपको याद रखनी है कि कहां पर। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे नदियां देख ली कि ये देखो यहाँ पर ये जो है महानदी है, फिर उसके बाद गोदावरी नदी है ना, फिर उसके बाद कावेरी नदी है। अब यहाँ पर 3 बातें मैंने आपको बताई। यूपीएससी ने क्वेश्चन सेम पूछा कि ऐसा करो, आप ये बता दो कि नॉर्थ से लेकर हम साउथ जाएं तो इन तीनों नदियों का जो क्रम है वह क्या है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट। इन चीजों को आप रट के याद नहीं कर सकते, मैपिंग ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्लियर। और बीच में देखो अगर कृष्णा रिवर है तो ये रहा आपका कृष्णा रिवर। इसी तरह से आपको जो चीजें हैं वह याद कर लेना है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 का क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग। आपने 10 डिग्री चैनल सुना है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। अब देखो 10 अंश जलमार्ग, अंडमान निकोबार किसको ये पृथक करेगा, निकोबार, सुमात्रा, मालदीव, लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा, ठीक है। तो ये भी आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है। देखो अगर हम ये जलमार्ग या फिर हम ये चैनल्स की बात करें, तो चैनल्स का मतलब होता है बच्चों कि बीच में एक सकरी पट्टी जो है वह जलमार्ग की है। हम देखेंगे कि अरब सागर में
और बंगाल की खाड़ी में काफी सारे आइलैंड्स है, काफी सारे द्वीप है ना, भारत के द्वीपी प्रदेश। तो यहाँ पर ये जो द्वीपी प्रदेश है, ऐसा तो नहीं कि सब एक साथ है, टूटे हुए हैं। तो ऐसे में देखो, ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। अब अंडमान निकोबार हम कहने को कह देते हैं, लेकिन जब आप मैप देखोगे, आप देखोगे कितनी टूटी हुई, बिखरी हुई एक तरह से माला है। और ऐसे में आप देखोगे कि ये रहा आपका अंडमान, और यहां पर आपका है निकोबार आइलैंड, ठीक है। और अंडमान और निकोबार के बीच से जो ये रेखा है, जो ये एक जलमार्ग है, इसको हमने क्या कह दिया, 10 डिग्री चैनल, 10 अंश जलमार्ग। इसको क्या कह दिया, 10 अंश जलमार्ग, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 10 अंश जलमार्ग। एक भलाई की बात मैं आपको बता देती हूं, अगर आपने 10 डिग्री चैनल पढ़ा है तो प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए, जो इंग्लिश में क्वेश्चन आता है उसको। अगर हिंदी के किसी टर्म में फंस रहे हैं तो हमेशा इंग्लिश को देख लो, और यही एक कारण है बच्चों की, थोड़ा सा इंग्लिश तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम सारी चीजें इंग्लिश में करनी है, लिखनी है, बट हाँ उतना तो समझो, ठीक है। उतना आप समझो कि आपको, अगर मान लीजिए जैसे अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, एक नहीं कई क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें कि यूपीएससी ने जो ट्रांसलेशन दिया वो इतना ज्यादा कह नहीं सकती है ना कि कैसा था। तो यहां पर बच्चों आपको, अगर आप इंग्लिश देखोगे तो इसमें थोड़ी सी आपको सहूलियत हो जाएगी समझने में। ये 10 डिग्री हो गया, इसके अलावा आपने 8 डिग्री 9 डिग्री ये सब भी सुना होगा। तो यहां पर देखो, अगर हम मालदीव और लक्षद्वीप की बात करें, अच्छा उसके पहले एक बात और सुन लो, अगर थोड़ा सा और स्पेसिफाई पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री जो चैनल है ये लिटिल अंडमान के बीच में है, ये लिटिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है, और ये कार निकोबार है, कार निकोबार है। तो अगर यहां पर ये प्रश्न आ गया तो और भी ज्यादा इसका आंसर जो है वह संक्षिप्त तरीके से दिया जा सकता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में तो है, बट इनके और ऐसे कौन से द्वीपीय प्रदेश है जिनके बीच में 10 डिग्री है, सो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। क्लियर, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान की राजधानी, ठीक है। बाकी आप देख लेना, ये रहा आपका नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान। आप ये बताओगे बैरन आइलैंड कहां पर है, ठीक है, लोअर अंडमान है ना। सैडल पीक, सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है क्या, इसकी क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, बताओ। सैडल पीक से क्वेश्चन पूछा है, बैरन आइलैंड से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। निकोबार में आप देखोगे कि यहां पर देखो, ये कार निकोबार है और ये ग्रेट निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है, ग्रेट निकोबार है। यहां पर ये लिटिल निकोबार है। तो अलग अलग ऐसे जो नाम है इसके वह रखे हुए हैं। क्लियर। अब देखो, हम मालदीव और लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पर आपको ये मालदीव दिख रहे हैं, मालदीव है ना, और ये रहा आपका लक्षद्वीप। तो अगर हम मालदीव और लक्षद्वीप की बात करें तो इनके बीच में जो है वह कौन सी रेखा, मतलब कौन सा जो चैनल है इन दोनों को विभाजित करता है, तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल है इन दोनों के बीच में, है ना। कौन सा चैनल है बच्चों, 8 डिग्री चैनल है इन दोनों के बीच में, 8 डिग्री चैनल जो कि इन दोनों को अलग करता है। क्लियर। तो हमने मालदीव और लक्षद्वीप की बात कर ली। 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप, ठीक है। अंडमान और निकोबार का क्या हो गया, 10 डिग्री चैनल। अब निकोबार और सुमात्रा की बात करें तो निकोबार और सुमात्रा को, ठीक है, निकोबार और सुमात्रा को ग्रेट चैनल अलग करता है। उस जल संधि का नाम क्या है, एक तरह से ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल या महान चैनल कह लो। फिर उसके बाद सुमात्रा और जावा की बात करें तो जावा और सुमात्रा के बीच में जो जल संधि है उसको सुंडा जल संधि कहा जाता है। प्लीज मैप में देखिएगा बच्चों, प्लीज मैप जितना वर्क करोगे, फॉर एग्जांपल जिस बच्चे को लगता है कि भाई उसका ज्योग्राफी कमजोर है, उसके पास तो सबसे अच्छा साधन है एनसीईआरटी का, आपका जो क्लास 11 का इंडियन ज्योग्राफी है, एकदम रट डालो उसको, घोट डालो आप क्लास 11 वाली, बस उतने में आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें कुछ चीजें ऐड कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें जितने भी टॉपिक्स है वह करने हैं, लेकिन जो टॉपिक्स करो उससे अगर क्वेश्चन आ जाए वो मिस नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये करो, क्योंकि देखो जब तक पीटी में आपको सही फैक्ट याद नहीं आएंगे, सही चीजें याद नहीं आएंगी, आंसर नहीं निकाल पाओगे।
है ना। एक रफ पढ़ाई, आप सोचो कि एक रफ पढ़ाई कर लो, आप उससे क्वेश्चन भले भले कभी आप उससे आंसर लिखने में सक्षम हो जाओ, पर एक्यूरेट जब आपसे बात पूछी जाएगी, जब फैक्ट पूछा जाएगा, वो नहीं बनने वाला। पीटी के लिए बच्चों ज्यादा मेहनत लगेगी, ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई उसका नेचर हो चुका है। कई बार जो सेलेक्टेड लोग है ना, उनका भी पीटी नहीं निकलता, क्यों? बिकॉज ऑफ इसका जो अब नेचर हो चुका है ना पीटी का, बहुत ज्यादा याद रखना है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको इसके लिए मेहनत करनी है। अब देखो फिर से 2012 में, 14 में, 20 में, 22 में, हर बार हिमालय से क्वेश्चन आप एक दो साल में देखते रहते हैं, या फिर एक आध सेंटर उसका आता ही है। 2012 में क्वेश्चन पूछा, आप हिमालय की यात्रा करें, आप यात्रा करें ना करें, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वहां पर आप जो है वह किस तरीके की चीजें देखेंगे, जैसे कि गहरे खड्ड, यू घुमाव आकार वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ठीक है, गहरे खड्ड, तो इसमें पूछा है कि हिमालय जो है, हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य किसको हम कह सकते हैं? हम कहते हैं हिमालय जो है वह एक नवीन वलित पर्वतमाला है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी उसका जो विस्तार है वह हो रहा है, और इसका एक साक्ष्य क्या है, वहां भूकंप भी आते रहते हैं उस जगह पर, है ना, इसलिए वहां पर डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजों के लिए मना भी किया जाता है। अब देखो कुछ पॉइंट्स देख लो। गहरे खड्ड की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो आपको डेफिनेटली जब हिमालय की जो भी नदियां है वो इतनी तीव्र गति से, हिमालय जो नदी तंत्र की हम 3 मुख्य नदियों की बात करें, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, बहुत तीव्र नदियां हैं, और चूंकि ये पर्वतों से बहती है, इनका वेग इतना ज्यादा होता है ना कि पर्वतों को काट के जगह नहीं ढूंढती, पर्वतों को काट कर बहती है। तो यहाँ पर ये गार्ज बनाती हैं, गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है, बहुत ज्यादा अपर्दन करती हैं, तो गहरे महाखड्ड बिल्कुल बनाएगी। यू घुमाव वाले नदी मार्ग, अच्छा ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया नामचा बरवा, अभी भूल गए होंगे, कितने कितने मीटर ऊंचा है ये बताओ जरा। तो नामचा, और कितने बच्चे भूल गए, कमेंट में बता दो कि मैं भूल गई। नामचा बरवा के पास से हमने देखा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह ये यू आकार का, इस तरह का जो घुमाव है, और ये घुमाव क्यों बना है, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना। इसलिए जरूरी होता है कि यूपीएससी ने जो पीटी में पूछा उसके ऑप्शन भी तैयार कर लो कि ये यू घुमाव वाले नदी मार्ग का मतलब क्या है, और ये कहां कहां बन रहे हैं। अगली बार जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो इसी से पूछ दिया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह टर्न लेते हुए क्यों प्रवेश करती है, क्योंकि वहां पर आकृति वैसी है, समानांतर पर्वत श्रेणी। अब ये देखो, अच्छा ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि हिमालय की अगर हम बात करें तो उसका विभाजन हमने पश्चिम से पूर्व तो देख लिया, पश्चिम से पूर्व नदी घाटियों के आधार पर कि चलो सिंधु नदी है, और सतलज नदी है, काली नदी है, तीस्ता नदी, दिहांग नदी है, उनके बीच में ये हिमालय हमने उसको कहा। अब लेकिन इसका जब हम विभाजन उत्तर से दक्षिण करते हैं, ध्यान से सुनना, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जब हम विभाजन करते तब देखो, तब नदी घाटियों के आधार पर करेंगे क्या? नहीं, तब हम करते हैं विभाजन ऊंचाई के आधार पर, तब हम करते हैं ऊंचाई के आधार पर। हिमालय की बात हो रही है भाई, एच लिख देती, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर करते हैं। अब देखो सबसे ऊंची अगर, तो हिमालय में 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, 3 समानांतर से पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कहते हैं, जो सबसे ऊंची श्रेणी, जहां पर सबसे ज्यादा ऊंची पर्वतमालाएं हैं, हिमालय का ऐसा भाग जहां पर पर्वत शिखर ज्यादा ऊंचे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? हिमाद्री या महान हिमालय, हिमाद्री या फिर महान हिमालय। दूसरा, जिसकी औसत ऊंचाई इससे कम होगी, इसे हम कहेंगे मध्य या लघु हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय हम इसको कह देंगे। और तीसरा, जिसे हम कहते हैं शिवालिक श्रेणियां, जिसे हम कहते हैं शिवालिक श्रेणियां। तो ये भी आपको देखना है कि भाई हिमाद्री हिमालय में कौन कौन से पर्वत शिखर, इसकी लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। इसके लिए होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ। देखो पीवाईक्यू से आपकी बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं टॉपिक नहीं पढ़ाई, यहाँ पे मैं होल पूरे सिलेबस की बात कर रही हूँ, पूरे ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ। और आज के जो ज्यादातर क्वेश्चंस है ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें आपके, है ना। तो ये हमने देखा, तो समानांतर पर्वत श्रेणियां, हाँ है 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां तो है ही ना। भूस्खलन के लिए तीव्र उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, याद रखना कि मेंस का क्वेश्चन भी इस लाइन से पूछा हुआ है। यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया बच्चों कि हिमालय में जो भूस्खलन हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या जिम्मेदार है। हालांकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट से आप जोड़ सकते हैं, बट क्वेश्चंस तो मतलब लाइन तो वो कहीं ना कहीं थी ना पीटी में भी, तो पीटी की कई कई लाइनों को एज इट इज मेंस में भी अगर आप एक कनेक्शन कभी देख पाओगे ना, तो आप समझ जाओगे कि आपको किन टॉपिक्स पर ज्यादा वर्क करना है। तो तीव्र ढाल प्रवणता मतलब अगर हम ढाल देखें तो ढाल बहुत तीव्र है, और अगर देखो ढाल जो है वह बहुत ज्यादा तीव्र होगा तो वहां से
जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइडिंग है, वह ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चारों ही बातें इस बात का साक्ष्य कही जाती हैं, हिमालय जो है एक तरुण वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वतमाला है। समझ में आ गया? आओ 2021 का एक क्वेश्चन देखते हैं। और प्रश्न पूछा, सिंधु नदी प्रणाली से इंडस रिवर सिस्टम 2021 में पूछा था, 2021 का क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में 4 में से 3 नदियां किसी एक नदी में मिलेंगी जो सीधे सिंधु नदी में मिलेंगी। कौन सी वह नदी है जो सिंधु नदी से सीधी मिलती है? आपने अगर इसको पढ़ा हो बच्चों, तो मैं आप सभी को बता दूं, देखो मानसरोवर के पास से हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी है इसका उद्गम हुआ। ठीक है, मानसरोवर के पास से, मानसरोवर झील कहां पर है? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के पास से अगर हम देखें तो इसका जो उद्गम है वह हुआ, और ऐसे में ये आपके इंडस रिवर हो गई। ठीक है, सिंधु नदी। अब देखो सिंधु नदी में जो बाकी नदियां मिलती हैं, 5 प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें, तो सबसे ऊपर से जिस नदी को शुरू करोगे ये झेलम है। झेलम आगे जाकर चेनाब रिवर में मिल जाती है। झेलम आगे जाकर चेनाब रिवर में मिल जाएगी, और फिर ये जाके रावी नदी में मिल जाएगी। अब सबसे आखिरी में देखो व्यास नदी की अगर हम बात करें, तो व्यास नदी जो है वह सतलज में जाके मिल रही है, सतलज। और ये जो सतलज नदी है, इसमें आके ये बाकी नदियां जो ऊपर की 3 और यहाँ की व्यास नदी है, ये चारों नदियां है ना एक तरह से सतलज में मिल गई, फिर सतलज आगे जाकर सिंधु रिवर में मिल जाती है। ये स्थान आई थिंक मिठानकोट है। मिठानकोट पाकिस्तान में एक स्थान है, और यहाँ पर ये जो सतलज रिवर है वह बाकी नदियों का जल लेते हुए यहाँ पर चली जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंधु नदी तंत्र हमने देखा। अब बस यहाँ पे यही पूछा कि डायरेक्ट जो है वह कौन सी नदी, अन्य 4 नदियों का जल एक नदी में मिलता है, वह नदी सीधी सिंधु नदी में मिलती है। अब देखो ये बात सतलज की तो है, सतलज के बारे में ही ये बात कही गई ना। चलो, तो क्या आंसर हो गया इसका? चेनाब, रावी, झेलम, सतलज। डेफिनेटली क्लियर है। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जब लूं PYQ या फिर बाकी सारी क्लासेस, तो उसमें आपको रिप्लाई कर पाऊं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों है? ये 2013 का क्वेश्चन है। देखो, अगर हम अपने रिवर सिस्टम की बात करें, तो एक तो हम बात करते हैं आपका, मुख्य रूप से हम 2 अपने यहाँ तंत्रों की बात करते हैं। तो एक तो आपका क्या हो गया? ये हिमालय वाली नदियां। ठीक है, और जो ये हिमालय वाली नदियां हैं, इसमें हम पढ़ते हैं सिंधु, इसमें हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र, और इसमें हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, और जब हम बात करेंगे बाकी यहां की नदियों की, तो इसे हम कहेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय और हिमालय की नदियों में क्या अंतर है, ये आप तैयार करेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो देखो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की एक विशेषता है कि इसकी ज्यादातर जो नदियां हैं वह ईस्ट फ्लोइंग है, पूर्व की तरफ बहती हैं। जो नदियां हैं वह पूर्व की तरफ बहती हैं, और जो नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं वह डेल्टा भी बनाती हैं। लेकिन इसका अपवाद है 2 नदियां, जिसमें कि हम बात करते हैं नर्मदा की और तापी रिवर की, जिसमें कि नर्मदा और तापी रिवर। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं ये वेस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इनका जो प्रवाह है वह कैसा है? पश्चिम की तरफ है। इनका प्रवाह पश्चिम की तरफ है। अब यहां पर पूछा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि यह एक भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। और इसके अलावा देखो सेकंड है कि ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। ये बात सही है कि ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है कि ये पश्चिम की तरफ बहती है। देखो कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई एक तथ्य सही तो है,
लेकिन वो उसका कारण नहीं है ना। अब यहां पर पूछा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये जो नदी है वह पश्चिम की तरफ बह रही है, तो इसका कारण केवल और केवल रिफ्ट वैली है। ठीक है, केवल और केवल रिफ्ट वैली है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, ये बात सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। और थर्ड है कि भूमि का ढलान मध्य भारत से जो है वह मध्य भारत से भूमि का ढलान पश्चिम की ओर है, ये गलत है, पूर्व की ओर है, क्योंकि यही बताता है कि नदियां पूर्व की तरफ बह रही है। पानी किस तरफ बहेगा, जिस तरफ ढलान होगा। तो मध्य भारत की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर हम देखेंगे कि इसका जो ढलान है वो पश्चिम की तरफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम की तरफ है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत है क्योंकि कारण नहीं है। बाकी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, ये बात सच है, लेकिन इसका रीजन नहीं है। आया समझ में? ये कितने बच्चों को समझ में आया? कोरिलेट करना बच्चों, है ना। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ये सब नर्मदा नदी के अपवाह क्षेत्र कहे जाते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बाकी अन्य नदियां होंगी जो पूर्व की तरफ बहती हैं। इसके अलावा देखो नदी तंत्र का एक मैप देख लेना। तो यहाँ पर अगर हम शुरू करें तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि महानदी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है। ठीक है, और कौन कौन सी नदियां हैं, पेन्नार और बाकी सारी, उसको आप देखते रहिएगा। यहाँ पर बात हमने की नर्मदा नदी, जो कि मैकाल श्रेणियों में अमरकंटक के पास से इसका उद्गम है। अमरकंटक, अमरकंटक मैकाल श्रेणियां। ठीक है, यहां से जो नर्मदा नदी है इसका ये उद्गम क्षेत्र है और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध किस पे बना है, कहां पर बना है? और ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, और अभी अरब सागर में अपना जो जल है वह प्रवाहित करती है एक एस्चुरी बनाकर। एस्चुरी, डेल्टा नहीं बनाएंगे, याद रखना कि जो पश्चिम की तरफ नदियां बहेंगी वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी, तो एस्चुरी बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। अब बढ़िया सा एक क्वेश्चन आया, 2012 में पूछा गया था, और इसके हम देखेंगे इर्द गिर्द कई बार जो प्रश्न है वह पूछा गया। मॉनसून को लेकर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम देखें तो भारतीय मॉनसून की दो मुख्य विशेषताएं, बहुत सरल विशेषताएं, दो मुख्य विशेषताएं, बस वही दोनों आपसे पूछने। यहाँ पे आपसे पूछा दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। देखो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि ये दक्षिण भारत हो गया और ये आपका उत्तर भारत हो गया, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या घटेगा, अवधि घटेगी, इसका जो टाइम है वो कम होगा। अब दूसरा देखो आपसे क्या पूछा, सेकंड आपसे पूछ दिया भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटेगी। उत्तरी मैदानों की बात हुई कि पूर्व से पश्चिम की तरफ मात्रा घटेगी, ध्यान रखना। अब यहां पर मात्रा की बात थी और यहां पर टाइम की बात थी, और ये दो मुख्य विशेषताएं हैं भारत के मॉनसून की। आओ समझते हैं कैसे। ठीक है, आंसर बाद में देखेंगे, आओ समझते हैं कैसे। सबसे फर्स्ट तो ये देखो बच्चों कि आपको पता है कि केरल के तट से पहली वर्षा जो है, मतलब मॉनसून जो है वह शुरू हुआ या प्रवेश हुआ, तो मॉनसून का प्रवेश ये जो है वह 1 जून से माना जाता है। डेट आगे पीछे भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1 जून से ये शुरू हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो है वह आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर देखो 5 जून तक इसकी एक जो शाखा है मॉनसून की वह थोड़ा और ऊपर तक जाएगी। फिर 10 जून के आसपास जो एक शाखा है, ठीक है, वो इस तरीके से होते हुए हम देखेंगे कि उत्तरी मैदानों में भी प्रवेश करेगी। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र तरफ से होते हुए फिर एक जो शाखा है वह गुजरात और इन सब से होती हुए यहाँ पर जाएगी, और ये जो समय होगा ये शायद 18 या 20 जून के आसपास का समय होगा। फिर देखो अब आ जाता है 1 जुलाई। हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पंजाब और बाकी का एरिया है यहाँ पर 1 जुलाई के आसपास, और फिर ऊपर 15 जुलाई के आसपास जो मानसून है वह पहुंच रहा है। ठीक है, तो कहा 1 जून से प्रवेश किया था, 1 जून से आना शुरू हो गया था, पर यह शुरू हुआ था दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे तो वर्षा हो ही रही है ना, यहाँ पे वर्षा होते 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 धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ता गया, 15 जुलाई तक पहुंचा। अब फिर वही देर से आना जल्दी जाना, है ना, वो वाला। यहाँ पर आपने एक सॉन्ग सुना होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अब ये जब मानसून का लौटना शुरू होता है ना, तो देर से आया था और लौट जल्दी गया।
मॉनसून जो है अब जब लौटना शुरू होगा तो कहां से लौटना शुरू होगा, उत्तर भारत में देर से गया था और वहां से जल्दी लौटना जो है वो शुरू हो गया। तो अब यहां से लौटेगा, वैसे 10-10 दिन लगेंगे, 10-10 15-15 दिन, और यहां से जो है वह मॉनसून अक्टूबर नवंबर हम देखेंगे कि लास्ट तक सारा जो मॉनसून है वह लौट जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में मॉनसून जो है वह देर से जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म जो है फर्स्ट वाला जो यहां पर था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की और मानसून की जो अवधि है वह घटती है। समझ गए इस बात को, है ना। दक्षिण भारत से क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर 1 जून से शुरू हुआ था और जब तक ये पूरा ऊपर तक पहुंचा था तब तक 15 जुलाई आ चुका था और लौट यहाँ पे पहले गया। पहली बात प्रूफ हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी बात की तरफ। ठीक है, अब देखो जो ज्यादा डार्क है ये बताता है कि यहाँ ज्यादा बारिश होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो बहुत ज्यादा डार्क स्काई आपको दिख रहा है, यहाँ पर वर्षा होगी 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षा होगी 100 से 200 सेंटीमीटर। फिर आगे हम देखेंगे जैसे जैसे जो ये थोड़ा सा लाइट होने लगता है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर और इससे कम वर्षा। फिर हम देखेंगे कि आगे यहाँ पर 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। फिर हम देखेंगे कि ये 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा। और फिर आगे हम देखेंगे कि ये जो मरुस्थली एकदम अगर हम साइड पे चले जाए 20 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा। तो वर्षा की मात्रा कम हो रही है ना, ये उत्तरी मैदान ही तो हुए, वर्षा की जो मात्रा है वह कम हो रही है क्या। तो यहाँ पर मात्रा है कि अवधि है, मात्रा है ना। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है बच्चों कि जो पवनें यहां से जा रही हैं जो कि आर्द्र है, नम है, अब यहां पर बरस जाएंगी तो उसकी आर्द्रता कम तो हो जाएगी। जब वो अपना सफर तय करेंगे वो गर्म ज्यादा हो जाएंगे, उसकी आर्द्रता कम हो जाएगी, बारिश हो चुकी होगी। तो यहाँ पर कारण क्या है कि समुद्र से आती हुई जो आर्द्रता है वो कम हो जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है। अब आर्द्रता नहीं है उसमें, उस वायु राशि में, तो कैसे वर्षा होगी, तो आर्द्रता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रीजन क्या है, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ, समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ, समय से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, मात्रा जो है वह कम होती जाएगी। जैसे कि अगर हम देखें तो कलकत्ता में 119 सेंटीमीटर वर्षा होगी, पटना में 105 सेंटीमीटर वर्षा होगी। थोड़ा सा और आगे खिसकाओ इलाहाबाद की अगर जब हम बात करेंगे तो 70 से 76 सेंटीमीटर वर्षा होगी। तो लगभग 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है। मतलब जो अगर हम इन जगहों की बात करें तो ये कैसे इसी क्रम में तो है कि पहले कलकत्ता है, फिर पटना है, फिर इलाहाबाद है। तो इन सब में जो अंतर है वह आता गया। और अंतर कैसा था, मात्रा कम होती गई थी। मात्रा कम क्यों हुई, क्योंकि जो पवनें यहाँ से जा रही हैं वो आर्द्र थी, पर ये यहाँ पे बरसती गई, उनकी आर्द्रता कम होती गई, पवनें जो है वह कम आर्द्र होती गई, इसलिए यहाँ पर आते जाते 20 सेंटीमीटर ही वर्षा हो पाती है। मरुस्थली डेजर्ट एरिया होगा। यही दो मुख्य विशेषताएं पूरा मानसून का सार है, ये पूरे मानसून का सार है एक तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक इस बात को भी समझ गए कि हमने देखा कलकत्ता में जो बारिश है वह 119 सेंटीमीटर है। फिर हमने पटना की बात की कि लगभग 100 से 105 सेंटीमीटर, और फिर हम इलाहाबाद की बात कर ले, प्रयागराज की बात कर ले तो लगभग 75 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब देखिए कुछ सवाल मैं आपको कराती हूं। एक और सवाल देख लो जो कि हिमालय का है। ठीक है, हिमालय से 2014 में क्वेश्चन आया था। आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं। अब देखो पहले ये पूछ लिया कि हिमालय से होकर यात्रा करते तो कौन कौन सी आकृतियां मिलेंगी। अब आपसे पूछ लिया कौन कौन सी वनस्पतियां मिलेंगी। हिमालय जाओ ना जाओ कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, बस पढ़ लो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहां पर आपसे पूछ लिया कि कौन कौन से आपको जो हम अगर वनस्पतियों की बात करें वह दिखने की संभावना है। ठीक है, बांज, बुरुंश, चंदन। चंदन हमने सुना। अब देखो जाते टफ क्या हो जाता है। अब आपने ओक पढ़ा था, आपने चेस्टनट पढ़ा था, आपने रोडोडेंड्रॉन पढ़ा था। अब देखो बांज का मतलब होगा ओक, ओक ओक पढ़ा था ना। बुरुंश का मतलब होगा रोडोडेंड्रॉन। अब बस इसीलिए इंग्लिश देखना है आपको, रोडोडेंड्रॉन। इसीलिए आपको इंग्लिश देखना है कि आपको इस तरह से जब ऐसे वर्ड आ जाए कि अब तो भाई पता ही नहीं है। ठीक है, और चंदन। देखो बच्चों ओक और रोडोडेंड्रॉन की हम बात करें, चेस्ट, जूनिपर, पर्ण, बर्च, इस तरह के जो वृक्ष है, वनस्पति है, ये हिमालय में पाई जाती है। हिमालय की अगर हम बात करें तो देखो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वहां पर वनस्पतियों का जो प्रकार है वह भी बदल जाता है। तो हम देखेंगे कि उष्ण कटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्र प्रकार की जो वनस्पति है वह तक यहाँ पर पाई जाती है हिमालय में। लेकिन आगे हम देखेंगे
अच्छा, मस लाइकेन ये भी यहाँ पर पाई जाएगी। लेकिन जब हम चंदन के वृक्ष की बात करेंगे तो जो चंदन है ना, ये प्रायद्वीपीय, जो दक्षिण भारत की हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीपीय प्रकार की वनस्पति है, प्रायद्वीप भारत में ज्यादा पाई जाएगी और बेसिकली एक तरह से मानसूनी वन का प्रकार है। हम इसको आर्द्र पर्णपाती की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है, हम इसको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती की श्रेणी में रखते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी, इन सब में पाया जाएगा। लेकिन चंदन आमतौर पर हिमालय में नहीं पाया जाएगा। सो आंसर इसका क्या था, 1 और 2। ठीक है, आंसर इसका क्या था बच्चों, 1 और 2 इसका आंसर था। तो देखो अब बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में। आज हमने बात की, ज्योग्राफी को समझा, ज्योग्राफी के शुरू में जो मेन टॉपिक्स थे उसको देखा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो कहां से क्वेश्चंस, किन किन टॉपिक्स थे। 2011 के बाद वेटेज रहा। 2022 में जो क्वेश्चन आया हिमालय से था, इसको हमने देखा, ठीक है। मैंने आपको मैप बताया, किस तरीके से मैप आपको देखना है, क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने सीखा, ठीक है। और बाकी हमने पश्चिमी घाट की बात की, हिमालय की बात की, पहाड़ियों की बात की, कोस्टल एरिया की बात की। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल होगी। अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जरूर बताना कमेंट करके कि मैम क्लास अच्छी लगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हिमालय से किस तरह के क्वेश्चन आए, तो भूआकृतियों से क्वेश्चन आया और वनों के प्रकार से भी क्वेश्चन आया। सिंधु नदी प्रणाली को हमने समझा और एक क्वेश्चन हमने प्रायद्वीपीय प्रणाली से देखा, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से देखा, जिसमें कि हमने नर्मदा नदी की बात की, रिफ्ट वैली की बात की, ठीक है। और इसके अलावा हमने मॉनसून की जो 2 इंपॉर्टेंट विशेषताएं उसको हमने देखा कि किस तरीके से 1 जून के बाद ऊपर तक जाते जाते 15 जुलाई हो गया और लौटना जो है पहले शुरू हो गया। इस तरह से अवधि कम हो गई और मात्रा कैसे कम हो गई कि समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे ये जो सेंटीमीटर था 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से शुरू हुआ, फिर 100 सेंटीमीटर 50 40 और 20 सेंटीमीटर तक पहुंच गया, ठीक है। क्लियर है, आया समझ में। और ओक और रेडोडेंड्रन की हमने बात कर ली। बाकी आपके सॉइल वगैरह के क्वेश्चंस थे वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। तो आई होप ये वाला जो PYQ का सीरीज है वह आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। तो आप इसके तरीकों को समझें, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसके एक ट्रेंड को समझें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।